हेलो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू समथिंग। अगर आप नीट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस की तैयारी कर रहे हैं या किसी अदर मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह की वीडियोज़ आपको मिलेंगी। चलिए दोस्तों, हेडिंग डालेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पार्ट 4। दोस्तों पिछले 3 पार्ट्स के अंदर मैं ऑलरेडी 75 एमसीक्यूज कवर कर चुका हूं इस चैप्टर से। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आप चैनल के अंदर जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर यानी कि पार्ट 4 के अंदर भी मैं 25 एमसीक्यूज डिस्कस करने वाला हूँ। इससे हमारे टोटल इस चैप्टर से पिछले 75 और इस पार्ट के अंदर 25 टोटल 100 एमसीक्यूज कवर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76। सबसे पहला रूल यह होता है कि आपको सबसे पहले समझना है कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया है, उसको ध्यान से पढ़ना है। दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 76 है, मैच लिस्ट विथ लिस्ट सेकंड, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। तो हमने यहाँ पर कोड्स वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको सबसे पहले तो इसको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट सेकंड से। ए है हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन हैं ए के लिए। अब हमें इसमें से सिलेक्ट करना है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किससे मैच करता है, ठीक है। तो आइए सब नंबर फर्स्ट, सिंगल मेम्ब्रेन, सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन नहीं, हमें पता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डबल लेयर मेम्ब्रेन है, तो इसका ए का हो जाएगा 3। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। आइडिया लगाना सीखना होगा, मतलब इतना जितने टाइम में मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको सबसे पहले इसमें ऐसे देखना है, इतने में आपका बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड हो जाएगा। वहाँ पर आपको थोड़ा, यहाँ पर तो मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ कि कैसे आपको प्रोसेसिंग बता रहा हूँ कि आप कैसे इसको कवर करेंगे, बट आपको वहाँ पर एग्जाम पेपर में आपको तुरंत बेसिक आइडिया लगाना होगा। जैसे हमने ए का यहाँ पर 3 देख लिया, तो हमें अब पता चल गया है कि ऊपर के 2 ऑप्शन में से एक हो सकता है। उसके बाद लाइसोसोम जो होता है, आप जानते हैं सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन है, तो यानी कि बी का हो जाएगा 1। तो अब देख लीजिए वहाँ पर ऊपर के 2 ऑप्शन में भी 1 है। अब उसके बाद आता है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस दोस्तों यहाँ पर मैच करता है सिस एंड ट्रांसफेस, जो कि मैं ऑलरेडी थियोरिटिकल पोर्शन में कवर करा चुका हूँ कि दोस्तों गोल्जी ऑपरेटस जो होता है उसमें जो सिस फेज है वहाँ से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या तो प्रोटीन या लिपिड्स, ठीक है, प्रोटीन हो गया मॉलिक्यूल या लिपिड्स हो गया, वो वेसिकल्स जो है वो एंटर करता है सिस फेज से, और ट्रांस फेज से वो एग्जिट होता है, ठीक है। प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग कैसे होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बार मैं फिर से थोड़ा सा रिपीट करना चाहूँगा GERL सिस्टम को। दोस्तों एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सपोज कोई लिपिड मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है। अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, तो यानी कि वहाँ से प्रोटीन की वेसिकल्स बनकर निकलेगी, ठीक है। लेकिन अगर सपोज कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो वो लिपिड का संश्लेषण करता है। तो इस बेस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चाहे प्रोटीन बने या लिपिड्स बने, वो क्या करेगा, अब उसमें मॉडिफिकेशन की या प्रोसेसिंग की ज़रूरत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, तो उसमें उसे काम में लाने के लिए अब यहाँ पर वो जो प्रोटीन होगी स्टार्टिंग में प्राइमरी प्रोटीन होगी, उसे हमें टर्सरी में कन्वर्ट करना हो, या फिर आप कहें कि वो एक पेप्टाइड चेन की तरह है, हमें उसमें मॉडिफिकेशन करना है। या आप ये भी कह सकते हैं ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस, यानी कि उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट्स का मॉलिक्यूल जोड़ना है, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन बनाना है या ग्लाइकोलिपिड्स बनाना है। तो ये सारी प्रोसेसिंग कहाँ पर होगी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रॉ मटेरियल निकलता है और उसको राइप मटेरियल बनाने के लिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स की ज़रूरत होती है। तो सिस फेज से वहाँ पर वो जो मटेरियल है वो एंटर करता है और ट्रांस फेज से पूरी तरीके से प्रोसेस होकर के वो मॉलिक्यूल एग्जिट कर जाता है, तब वो सेल जो है उसको काम में लेता है। तो इस तरीके से हमने क्या कहा कि जो गोल्जी ऑपरेटस है उसमें 2 फेजेस होते हैं, सिस एंड ट्रांस फेजेस। तो सी का हो जाएगा सेकंड। तो आप यहीं पर तुरंत समझ सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है। ए आप टिक करके आ जाएंगे, क्योंकि बाद में बचा हुआ है सेल मेम्ब्रेन, जो कि एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस से बिलोंग करता है। ये प्रोसीजर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ थ्योरेटिकल प्रोसेस में कि एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस सेल मेम्ब्रेन में कैसे होता है, ठीक है। GERL सिस्टम में ही मैंने ये सब कवर किया हुआ है। तो पहले का सही आंसर 76 का सही आंसर क्या है, ए, आप लगाकर आ जाएंगे। उसके बाद पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 77, मैच लिस्ट फर्स्ट सब स्ट्रक्चर्स विद लिस्ट सेकंड फंक्शन। यानी कि हमारे पास सामने यहाँ पर लिस्ट फर्स्ट में सब स्ट्रक्चर्स दी गई हैं, सेल मेम्ब्रेन या फिर आप कहें सेल से रिलेटेड, और उसके बाद हमें फंक्शन दिया गया है कि उनका फंक्शन क्या है। तो हमें इस पर मैच करना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। हमने यहाँ पर कोड्स हमने यहाँ पर लिखा है ताकि हमें जगह मिल सके, स्पेस की वजह से हमने कोड्स यहाँ पर लिख लिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम देखो किससे मैच कर रहा है, तो डेफिनेटली स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ क्रोमेटिन। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि न्यूक्लियोसोम जो होता है,
न्यूक्लियोसोम में अगर आप इसकी कंपोजिशन को ध्यान से देखें तो आपको क्या दिखाई देगा, ठीक है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है और हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड डीएनए की रैपिंग होती है, ठीक है। तो वो सब मैं ऑलरेडी न्यूक्लियोसोम मॉडल के अंदर कंप्लीटली थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कर चुका हूँ, वहाँ पर मैंने बता चुका हूँ। तो वहाँ पर आप इसका सही आंसर क्या लगाएंगे 3, क्योंकि ये जो है आगे चल करके पूरा एक क्रोमेटीन स्ट्रक्चर माला की तरह, ठीक है, एक माला की तरह, लड़ी की तरह एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम क्रोमेटीन बोलते हैं। वो क्रोमेटीन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। तो ए का सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पर ए पर 3 लगा देंगे। अब ट्यूबुलिन प्रोटीन आप ऑलरेडी जानते हैं कि प्रोटीन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स रिलेटेड है, तो ए का हो जाएगा 3rd और बी का हो जाएगा 4th। तो यानी कि आप ऑप्शन में दे सकते हैं ए का 3rd एंड बी का 4th। तो सही आंसर तुरंत यहाँ पर ए लगाकर चले जाएंगे। अगर आपको स्टार्टिंग के 2 पर आपको पूरा यकीन है तो आप अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप तुरंत वहाँ पर जाइए और लगा करके चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो अब इसके जैसा जो है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है, तीसरे में हमने यहाँ पर 5 लिख दिया, यानी कि एक गलत हो जाएगा, ठीक है। सही आंसर यहाँ पर होगा ए का 4th, ठीक है। यहाँ पर ए आंसर सही हो जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं डेस्मोसोम। दोस्तों डेस्मोसोम जो होता है वो किससे संबंधित है, सेल अधेरिंग जंक्शन। अब ये जो टॉपिक है CSIR नेट का टॉपिक है सेल अधेरिंग। सेल अधेरिंग का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ की बाइंडिंग या फिर मजबूती से पकड़। एधेरेंस का मतलब किसी चीज़ को मजबूती से पकड़ लेना। जंक्शंस मतलब एक ऐसी जगह है जहाँ पर चीज़ें यहाँ पर मिलती हो, संगम होता हो, ठीक है। तो सेल अधेरिंग जंक्शंस के अंदर जो काम करता है वो डेस्मोसोम होता है, उससे रिलेटेड होता है डेस्मोसोम। सबसे पहले थोड़ा सा मैं थ्योरेटिकल पोर्शन कवर कराता हूँ। दोस्तों जो वर्टिब्रेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर मेजर 3 टाइप्स के सेल जंक्शंस पाए जाते हैं। एक होता है अधेरेंस जंक्शंस, एक होता है गैप जंक्शन, एक होता है टाइट जंक्शन, ठीक है। अब ये जो अधेरेंस जंक्शन है इससे बिलोंग करता है डेस्मोसोम एंड हेमीडेस्मोसोम, ठीक है। और गैप जंक्शन जो होता है उससे कम्युनिकेटिंग जंक्शन होता है। टाइट जंक्शन को हम ओक्लोडिंग जंक्शन भी बोलते हैं। तो ये जो डेस्मोसोम होता है ये क्या होता है, डेस्मोसोम आर द इंट्रासेल्यूलर जंक्शन। यहाँ पर आई होप आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो, बट मैं जो भी बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिए। डेस्मोसोम आर द इंट्रासेल्यूलर जंक्शन दैट प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग अधेशन मतलब कि बाइंडिंग यानी कि मजबूत पकड़, जो कि सेल को मजबूत पकड़, यानी कि देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। डेस्मोसोम आर इंट्रासेल्यूलर जंक्शन दैट प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग एडिशन बिटवीन सेल। 2 सेल्स के बीच एक मजबूत पकड़ बनवाता है डेस्मोसोम, एंड बिकॉज दे ऑल्सो लिंक इंट्रासेल्यूलर टू द इंटरमीडिएट फिलामेंट। ये जो है इंटरमीडिएट फिलामेंट से भी लिंक रहता है। साइटोस्केलेटन दे फॉर्म द एडहेसिव बॉन्ड, मतलब साइटोस्केलेटन जो होता है काफ़ी मजबूत पकड़ या फिर मजबूत बॉन्ड बनाता है, ए नेटवर्क बनाता है दैट गिव ए मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ टिश्यू, जो कि टिश्यूज़ को एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराता है। तो फाइनली आपको क्या समझना चाहिए कि डेस्मोसोम है क्या। तो दोस्तों आप ये समझ सकते हैं कि डेस्मोसोम आर इंट्रासेल्यूलर जंक्शन दैट प्रोवाइड ए स्ट्रॉन्ग अधेशन बिटवीन सेल, ठीक है। 2 सेल्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाता है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है, बैटरी ऑफ डिग्रेडेटिव एंजाइम्स। ध्यान रखना इस तरह से भी क्वेश्चन लाइसोसोम से रिलेटेड आता है। लाइसोसोम से रिलेटेड मैंने कहा कि आपको अगर आपने लाइसोसोम का पूरा टॉपिक इसका फंक्शन कवर किया है तो 1 ना 2 क्वेश्चंस कई सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर लाइसोसोम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस कवर किया हुआ है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हमने देखा कि पहला जो है वो 3 से मैच कर रहा है, दूसरा जो है 4 मैच कर रहा है, डेस्मोसोम 1st से मैच कर रहा है, लाइसोसोम जो है 3rd से मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, ए का है 3, ठीक है। तो यहाँ पर ए का 3 लगा देंगे। बी का है 4, तो बी का हमने लगा दिया है 4, एंड सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1, एंड डी का हो जाएगा 2, डी का हो जाएगा 2, करेक्ट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 78 पर। क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है, ए सेल हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान से पढ़ना, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चंस है, मतलब इसमें आप आइडिया लगा सकते हैं अच्छे से। आपके पास क्वेश्चन है कि ए सेल हैज़ माइटोकॉन्ड्रिया, एक ऐसा सेल है जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और अदर पार्ट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट कुड नॉट बी ए। मतलब इस इंफॉर्मेशन के बेस पर ये क्या नहीं हो सकता। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से ये क्या नहीं हो सकता। देख एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए कि सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, और भी कुछ अदर पार्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन मेनली इन्होंने जो है वो इन्होंने बता दिया है। तो ऐसे में ऑप्शन ए है, सेल फ्रॉम ए पाइन ट्री।
पाइन ट्री, यानी कि पाइन ट्री हो गया ये जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि प्लांट सेल है तो प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाएंगे। ग्रास होपर सेल यानी कि ये भी जो है यूकैरियोटिक सेल के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के दोनों यूकैरियोटिक सेल के अंदर आते हैं। ईस्ट फंगस सेल एंड बैक्टीरियम, हम अगर कन्फ्यूज़न होगी तो ये इन दोनों में होगी, लेकिन यहाँ पर ईस्ट बैक्टीरियम सेल के अंदर भी ये स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं इसमें से। तो सही आंसर इसका दोस्तों जो यहाँ पर जो गलत है यानी कि जिसमें नहीं पाया जाता वो है बैक्टीरियम। बैक्टीरियम में आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की जगह मीजोसोम जो है वहाँ पर वर्क करता है। तो 78 का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ठीक है। बैक्टीरिया के अंदर ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है, तो वो 70s टाइप होता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब जो है एब्सेंट रहता है। तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79, और इसमें ध्यान से पढ़ेंगे इसको क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिकली है, इसके बारे में आपको आइडिया भी लगाना होगा। द प्लांट सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, एक प्लांट सेल को सॉल्यूशन के अंदर रखा गया विच सोल्यूट कंसंट्रेशन इज ट्विस, जिसका सोल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो दोगुना है एज ग्रेट एज द कंसंट्रेशन ऑफ सेल साइटोप्लाज्म। जो प्लांट सेल रखा गया उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके कंसंट्रेशन से दोगुना है उसका सराउंडिंग, यानी कि उसके जो सोल्यूट है, जो सॉल्यूशन के अंदर जो सोल्यूट है उसका कंसंट्रेशन। सो यहाँ पर द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल, कंडीशन यह भी रखी गई कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो सेलेक्टिवली परमेबल है, यानी कि आयंस या मॉलिक्यूल्स को सेलेक्ट करके ही अपने अंदर एंट्री देगी। तो इस कंडीशन में अलाउिंग द वाटर, वहाँ पर वाटर तो अलाउ कर जाएगा बट जो सोल्यूट है वो वहाँ पर बट नोट द सोल्यूट टू द पास थ्रू, मतलब इससे कि सोल्यूट जो है वो पास नहीं होंगे। तो इस कंडीशन में व्हाट विल हैपन इन द सेल, इस कंडीशन में सेल के अंदर क्या होगा। हमारे पास 4 ऑप्शन है। नो चेंज विल अकर बिकॉज इट इज़ ए प्लांट सेल, हमारे पास ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये कहा गया है कि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि यह प्लांट सेल है, ये बात गलत हो जाएगी। द सेल विल श्रिवल, यानी कि जो सेल है वो सूख जाएगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, यस। यहाँ पर ये जो बी आंसर है ये एकदम सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर में है कि द सेल विल स्वेल बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, सेल जो है फूल जाएगा ऑस्मोसिस की वजह से, ये बात गलत हो जाएगी। द सेल विल श्रिवल बिकॉज ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये भी बात गलत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं। चूज द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर साइटोस्केलेटल प्रोटीन एक्टिन। दोस्तों साइटोस्केलेटल जो प्रोटीन एक्टिन के बारे में हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं और हमें ये देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। ऑप्शन ए, अल्फा एक्टिन आर फाउंड इन द वेरियस टाइप्स ऑफ मसल्स, यस। अल्फा एक्टिन जो होती है वो डिफरेंट टाइप्स के वेरियस टाइप्स के मसल्स के अंदर पाई जाती है। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्योर एक्टिन इन विट्रो रिक्वायर्ड जीटीपी, ये बात गलत हो जाएगी। पॉलीमराइजेशन ऑफ प्योर एक्टिन का जो पॉलीमराइजेशन है उसके लिए विट्रो रिक्वायर्ड जीटीपी की रिक्वायर्ड होती है, ये बात गलत हो जाएगी। सी, एक्टिन फिलामेंट। लेकिन देखो सबसे पहले तो ये कि आपको चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना है। अगर आप सही आंसर को देख भी ले तो फटाफट आप चारों आंसर्स को पढ़ लें, उसके बाद आप डिसीजन ले। एक्टिन फिलामेंट हैव ए स्लो ग्रोविंग माइनस एंड, एक्टिन फिलामेंट जो होती है वो उसकी जो माइनस एंड पर स्लो ग्रोविंग होती है एंड फास्ट ग्रोविंग ऑफ द प्लस एंड, ये बात तो हम ऑलरेडी पढ़ ही चुके हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है एक्टिन प्रोटीन के रेस्पेक्ट में। डी है साइटोकैलसिन्स। दोस्तों ये एक ऐसा मटेरियल है, ऐसा केमिकल है, आर द इनहिबिटर्स फॉर एक्टिन पॉलीमराइजेशन, यस। इसके ऊपर ध्यान रखना, ये जो 4th स्टेटमेंट है ये आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चंस नीट में भी आ सकता है, एमएससी एंट्रेंस में भी आ सकता है, इसके ऊपर मतलब क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ध्यान रखना CSIR नेट के अंदर ये जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कोई ब्लॉक किसी चीज़ को ब्लॉक कर दे, कोई केमिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि ये इस पर क्या इफेक्ट डालेगा। अब जैसे यहाँ पर एक्टिन के पॉलीमराइजेशंस में ये जो साइटोकैलसिन है ये एक तरीके से इनहिबिटर्स का वर्क करता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो बी जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा, तो सही आंसर आप क्या लगाएंगे, बी। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिमिलरिटी अमोंग द न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। आप न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्लोरोप्लास्ट भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल बाउंडेड ऑर्गेनल है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन ऑर्गन्स होता है। तो अब इस कंडीशन में हमें यहाँ पर इसके रेस्पेक्ट में देखना है द सिमिलरिटीज अमोंग द न्यूक्लियस, इन सभी में सिमिलरिटी देखनी है। दे कंटेन DNA, यस, तीनों के अंदर DNA पाया जाता है, अपना आउन DNA। बी, दे आर बाउंडेड बाय द डबल फॉस्फोलिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही है, बी ऑप्शंस भी हमारे पास सही हो जाएगा। सी, दे कैन डिवाइड
टू रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स, बिल्कुल सही। यानी कि डी ऑप्शन जो है दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्टेटमेंट देखो बिल्कुल ही बेकार, बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिस्टम। क्या ये न्यूक्लियस जो होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या वो ईआर सिस्टम से ड्राइव्ड हुआ है, उत्पन्न हुआ है? बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ये जो डी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। तो सही आंसर आप लगाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 82 पढ़ते हैं। द रीजन यूरिन डज नॉट स्टेप आउट ऑफ द ब्लैडर इज ड्यू टू द रोल ऑफ। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है कि जो यूरिन है वो ब्लैडर से बाहर नहीं निकलता, एग्जिट नहीं होता, ठीक है। द रीज़न यूरिन डज नॉट स्टेप आउट ऑफ द ब्लैडर, क्यों नहीं निकलता, रीज़न है किसके रोल की वजह से? तो सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर टाइट जंक्शन, ठीक है। ये इसका जब थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर कराऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया, वर्टिब्रेट के अंदर तीन टाइप के, मेनली 3 टाइप्स के जंक्शन पाए जाते हैं। एक होता है एधेरेंस जंक्शंस, एक होता है गैप जंक्शंस, एक होता है टाइट जंक्शंस, ठीक है। इनको हम अच्छे से पढ़ेंगे ताकि इनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 83, द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लंग्स इज ड्यू टू द मेनली, ये नीट में क्वेश्चन पूछा गया था। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लंग्स, हमारे जो लंग्स हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी किसकी वजह से है? मेनली हमारे पास 4 ऑप्शन है। अब यहाँ पर देखो कई जगह आप आइडिया लगा लेते हैं, बट अगर अब यहाँ पर आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ दें अगर माइनस मार्किंग है, ठीक है। अगर माइनस मार्किंग है तो उस कंडीशन में आपको ये क्वेश्चन छोड़ना हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों इलास्टिन्स, ठीक है। इलास्टिन्स की वजह से जो लंग्स हैं उनमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, और इसका थ्योरेटिकल भी आप नोट कर सकते हैं। इलास्टिन इज द की प्रोटीन ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। इलास्टिन जो होता है वो की प्रोटीन है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का, एंड इट इज़ हाईली इलास्टिक एंड प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू अलाउइंग मेनी टिश्यूज इन द बॉडी टू रिज्यूम देयर शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। मतलब कि स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फिर दोबारा से वो अपने बॉडी शेप को रिज्यूम कर लेते हैं। तो मतलब ये सब जो रीज़न है फ्लेक्सिबिलिटी का वो इलास्टिन्स प्रोटीन्स की वजह से है, ठीक है। तो फाइनली आप इसका जो सही आंसर रहेगा वो बी हो जाएगा। इसको आप फटाफट नोट करें। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84, द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन ए सेल। सेल के अंदर जो कैल्शियम का कंसंट्रेशन है वो है 0.3%। द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम इन द सराउंडिंग फ्लूइड इज 0.1%। हाउ कुड द सेल ऑब्टेन मोर कैल्शियम। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, और थोड़ा आइडिया भी आपको लगाना होगा कि सोचो एक सेल के अंदर जो कैल्शियम की कंसंट्रेशन है वो 0.3% है, और उसके जो सराउंडिंग में जो लिक्विड है जिसके अंदर वो सेल रखा गया है, उस लिक्विड का जो लिक्विड के अंदर कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है वो 0.1% है। और यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कैसे सेल जो है ज़्यादा कैल्शियम और भी ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। हाउ कुड द सेल ऑब्टेन मोर कैल्शियम। तो इसके लिए हमें क्या कराना होगा? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस। सही आंसर है दोस्तों इसका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्यों? अगर इसका उल्टा होता, यानी कि उसके जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसके अंदर 0.3% कैल्शियम होता और यहाँ पर सेल के अंदर 0.1% होता, तब आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पैसिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट ना होता। बट एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा यहाँ पर, क्योंकि सेल के अंदर ऑलरेडी कैल्शियम की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है और बाहर सराउंडिंग में 0.1% है, तो ऐसे में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की नीड होगी, जिससे कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। आगे बढ़ते हैं 85, फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स इन ए मेम्ब्रेन आर अरेंज विथ देयर ऑन, यहाँ पर डैश आ जाएगा, यानी कि जो 2 ऑप्शन है वहाँ पर यहाँ पर लगाना है, ऑन द एक्सटीरियर एंड देयर ऑन द एंटीरियर, ठीक है। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर हमें देखना है। दोस्तों प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर जितने उसके तीनों मॉडल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। जिसमें सबसे बेस्ट मॉडल जो है वो आप जानते हैं सिंगर और निकोलसन का मॉडल है, जिसने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयंस या मॉलिक्यूल्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है, और कैसे ऐसे मॉलिक्यूल्स जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि इसका जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स के अंदर हाइड्रोफोबिक हेड्स होता है, हाइड्रोफिलिक टेल्स होता है, तो कैसे जो है जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर कोई भी मॉलिक्यूल्स यानी है कैसे वो एंट्री करते हैं। तो हमने देखा था कि उसमें तरह तरह के प्रोटीन्स भी होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स होता है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होता है, इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होता है, जिनकी हेल्प से जो है वहाँ पर एक चैनल्स का फॉर्म करते हैं जिससे कि आयंस या मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो वो टॉपिक अगर आप अच्छे से क्लियर करेंगे, प्लाज्मा से रिलेटेड टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहेंगे तो उस पर पूरा टॉपिक आपको स्टडी करना होगा, डीपली पढ़ना होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन से पूछा गया, देख सकते हैं इसका आंसर आप
यहाँ पर चारों तरफ देखो, इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ पर हो सकती है, कन्फ्यूज़न मेन यहाँ पर होगी इन दोनों में। यहाँ पर तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो सकती, हाइड्रोफोबिक हेड्स बताया गया है, हाइड्रोफिलिक टेल्स बताया गया, नॉन पोलर हेड्स, पोलर हेड्स, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पर कन्फ्यूज़न है इन दोनों में। सही आंसर है इसका बी। हाइड्रोफिलिक हेड्स जो होता है आप जानते हैं ऊपर की तरफ होता है, हाइड्रोफोबिक टेल्स जो होता है वो नीचे बीच में होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक हेड्स का मतलब क्या हुआ, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब, ठीक है, फिलिक, सॉरी, हाइड्रोफिलिक हेड्स, फिलिक का मतलब जो लविंग करे, वाटर को लव करे, तो यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करे, तो हाइड्रोफिलिक हेड्स होता है यानी कि वाटर को अट्रैक्ट करता है, बट उसका हाइड्रोफोबिक टेल होता है यानी कि वाटर को रिपेल करने वाला उसका टेल होता है। तो हमें ये समझाना था कि कैसे वाटर का मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयंस जो है एंटर करता है, ठीक है। अब लिपिड्स थे वो तो लिपिड्स तो वहाँ पर स्टार्टिंग में हाइड्रोफिलिक हेड्स की वजह से ही वो एंटर नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर हमने तरह तरह के जो मॉडल्स दिया उसके अंदर हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ कि कैसे मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन, आयंस का ट्रांसपोर्टेशन होता है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अब अच्छा, मैं क्यों कह रहा था कि इन दोनों में कंफ्यूजन होगी, क्योंकि देखो हाइड्रोफोबिक टेल्स बिल्कुल सही, हाइड्रोफिलिक हेड्स बिल्कुल सही, तो उसमें आंसर क्या लगाएं। देखो स्टार्टिंग में आप जानते हैं ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हाइड्रोफिलिक हेड्स आता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक हेड्स, उसके बाद आता है हाइड्रोफोबिक टेल्स, तो इसलिए इसमें देखो सबसे पहले लिखा गया है हाइड्रोफिलिक हेड्स एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स, तो सही आंसर इसका बी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 86, डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर जॉइंड बाय। जो डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, अगर आपने डीएनए का टॉपिक पढ़ा है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है डीएनए के रेप्लिकेशंस के बारे में, तो डीएनए का पूरा टॉपिक अगर आपने पांचों वीडियोस आपने देख लिया है जिसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है डीएनए के बारे में, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसका रेप्लिकेशंस या मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, तो आप वहाँ पर देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें सिर्फ इतना पूछा गया है कि जो डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट जो होते हैं डीएनए के, वो किससे ज्वाइंटेड होते हैं। जैसा कि आपने पढ़ा होगा ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, डीएनए के रेप्लिकेशन वाले पार्ट्स में मैंने ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो वो जो हम सेगमेंट्स हैं डीएनए के, वो कैसे जुड़ते हैं, किस एंजाइम्स की हेल्प से जुड़ते हैं, तो सही आंसर इसका डीएनए लाइगेज, ठीक है। यहाँ पर आप तुक्का नहीं लगा सकते, डीएनए पॉलीमरेज है या एक्सोन्यूक्लियस है या टीलोमरेज है, इन सभी का अपना अलग अलग फंक्शन है। डीएनए लाइगेज का फंक्शन होता है कि ये जो है जो टूटे हुए जो भाग हैं, डिसकंटिन्यूअस सेगमेंट्स हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स हैं, उनको ये जो है जोड़ता है, ऐड करता है, ठीक है। तो ये है 86 क्वेश्चन नंबर, और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इसको ध्यान से पढ़ना है। ए प्लांट सेल वाज ग्रो इन टेस्ट ट्यूब, एक प्लांट सेल को टेस्ट ट्यूब में ग्रो किया गया, कंटेनिंग रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड्स आप जानते हैं डीएनए का जो बेसिक कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। डीएनए जो है पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का। द पार्ट ऑफ विच डीएनए इज बुल्ड, जिससे कि जो डीएनए का जो पार्ट है वो बनता है लेटर एग्जामिनेशन ऑफ द सेल, बाद में सेल को जो है उसको देखा गया, एग्जामाइन किया गया, शो विद द रेडियो एक्टिव टू बी द कंसनट्रेटेड इन द, कहाँ पर वो रेडियो एक्टिविटी की कंसनट्रेशन देखने को मिलेगी। सेल के अंदर आपको पता है अलग कई तरह के जो है सेल ऑर्गन्स है, जैसे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पर ऑक्सीसोम, न्यूक्लियस एंड सेंट्रल वैक्यूल्स। अब आप खुद माइंड यूज़ कीजिए कि कहाँ पर हमें रेडियो एक्टिविटी कंसनट्रेशन किस सेल ऑर्गन्स के अंदर देखने को मिल सकती है, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन है। सही आंसर इसका सी, न्यूक्लियस, क्योंकि दोस्तों न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए, करेक्ट। दोस्तों आपने पढ़ा होगा मेसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट, जो कि डीएनए का रेप्लिकेशन का मेरा सेकंड पार्ट था, उसके अंदर मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, या एक्सपेरिमेंट के बारे में जिसके बारे में मैंने बताया था, अगर आपने वो एक्सपेरिमेंट पढ़ा है तो आप डेफिनेटली न्यूक्लियस ही लगा कर आएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन ही देख लो, एक प्लांट सेल को आप ग्रो करते हैं जिसके अंदर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स है, तो वो तो उस डीएनए के कंपोनेंट में उसकी मात्रा आ ही जाएगी, तो हमें वो यहाँ पर कहाँ पर जुड़ेगा, न्यूक्लियस में। आप जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इन पर तो डीएनए एब्सेंट होता है। दूसरा, परऑक्सीसोम में डीएनए एब्सेंट होता है, सेंट्रल वैक्यूल में डीएनए एब्सेंट होता है, मतलब सही आंसर इसका हो सकता है न्यूक्लियस, सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इन द फॉलोइंग ऑर्गेनलीज विच ग्रुप इज इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस नीड बाय द सेल। दोस्तों सेल के लिए नीडेड मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस, इसमें से कौन सा, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि सेल के लिए जो आवश्यक मैन्युफैक्चरिंग सब्सटेंस है वो कौन करता है, मतलब उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कौन करता है, ठीक है, जो आवश्यक सब्सटेंस है। नंबर ए ऑप्शन है लाइसोसोम, वैक्यूल, राइबोसोम। राइबोसोम करता है बट वैक्यूल लाइसोसोम नहीं करता, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत।
बी ऑप्शन राइबोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप जानते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम एब्सेंट होते हैं, बट ये क्या कम करता है, लिपिड का संश्लेषण करता है। तो इसका मतलब ये जो है बी ऑप्शन सही हो सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमारा रूल है कि हम चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ेंगे। सी वैक्यूल, वैक्यूल गलत हो जाएगा, बाकी ये दोनों सही हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बट वैक्यूल्स नहीं करता। ठीक है, वैक्यूल्स तो एक तरीके से मैन्युफैक्चर हो जाता है इनसे। ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ राइबोसोम्स, हाँ ये दोनों करते हैं, बट फिर दोबारा से वैक्यूल आ गया। तो सही आंसर हो जाएगा इसका बी, राइबोसोम से प्रोटीन बना। ठीक है, अब ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर वेसिकल्स के फॉर्म में प्रोटीन जो है उसके अंदर आ चुका है। अब वहाँ पर फिर अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उससे लिपिड्स बनेगा। अब ये क्या होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के सिस वाले भाग में जाएंगे ताकि उसकी प्रोसेसिंग हो सके। ठीक है, तो प्रोसेसिंग होगी तो वहाँ पर वो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स ऐसे बन करके वो ट्रांस वाले जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो ट्रांस भाग है, ट्रांस फेज है, उससे वो बाहर निकल जाएंगे वेसिकल्स के थ्रू, जिससे कि वो जो है सेल एक्सेप्ट कर लेगी। तो सेल के लिए जो आवश्यक सब्सटेंस है वो जो है ऑप्शन हो जाएगा बी। अब हमारे पास क्वेश्चन है 89, द मोस्ट कॉमन एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन इन द ईसीएम आर। एडेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स, एडेसिव का मतलब मैंने बताया आपको, मजबूत पकड़ बनाने वाले, सेल को जोड़ने वाले, मजबूत पकड़ बनाने वाले ग्लाइकोप्रोटीन्स का नाम क्या है। सही आंसर है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी तुक्का नहीं लगा सकते। अगर आपको नहीं पता है और माइनस मार्किंग है तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आपको पता है, सही आंसर इसका सी है दोस्तों, फाइब्रोनेक्टिन्स एंड लेमिनिन्स। इसके अलावा और भी ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिनका नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी जो है ईसीएम्स के अंदर जो है एडहेसिव प्रोटीन्स का, ग्लाइकोप्रोटीन्स का काम करते हैं, जैसे कि विट्रोनेक्टिन एंड फाइब्रोनेक्टिन, थ्रोम्बोस्पोंडीन्स एंड देख सकते हैं टेनासिन्स एंड इनेक्टिन्स एंड नेफ्रोनेक्टिन्स एंड फाइब्रिनोजन। ठीक है, तो 89 में आप यहाँ पर ये सभी के सभी जो है इस अब यहाँ पर तो 2 एंजाइम्स हैं, यहाँ पर बाकी जो बचे हुए एंजाइम्स हैं वो आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब जो है एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन ईसीएम्स के अंदर यूज़ होते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, इन द 3 मोस्ट कॉमन सेल जंक्शन इन एनिमल आर। क्वेश्चन है यहाँ पर 3 ऐसे मोस्ट कॉमन सेल जंक्शन जो है एनिमल्स के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर जस्ट पहले इसी वीडियोस के अंदर ही, कि वर्टिब्रेट एनिमल्स के अंदर 3 टाइप्स के जंक्शन, सेल जंक्शन पाए जाते हैं। एक गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शन एंड एडहेसिव जंक्शंस। तो हमें यहाँ पर देखना है, ऑप्शन ए देखना है। देखो ऑप्शन ए में क्या है, गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शन एंड प्लाज्मोडेस्माटा, मतलब गलत हो जाएगा, ए गलत हो जाएगा। ये 2 तो हैं, बट तीसरा है एडहेसिव जंक्शंस। बी ऑप्शन है एडहेसिव जंक्शन, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन, यानी कि बी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसके बाद सी, टीजे मतलब टाइट जंक्शन, प्लाज्मोडेस्माटा जहाँ पर आ गया, इसने पूरा लय जो है वो खराब कर दिया। यहाँ पर ये एडहेसिव जंक्शन, यहाँ पर भी देखो प्लाज्मोडेस्माटा आ जाता है। तो सही आंसर जो क्रम है वो ये है बी। ठीक है, अगर आपको याद है सेल जंक्शंस के बारे में, क्योंकि मोस्टली कॉमनली एनिमल सेल या वर्टिब्रेट के अंदर 3 मेन टाइप के जंक्शन पाए जाते हैं, एडहेसिव जंक्शन, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शंस। तो आप इसको फटाफट नोट करें। दोस्तों पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91, सपोर्ट ऑफ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि आपने देखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर दिया गया, सिंगर और निकोल्सन ने दिया था। उसकी बात की गई है, उसको सपोर्ट किसकी वजह से मिला, कैसे आया। तो देखो हमारे पास 4 ऑप्शन है, फ्रिज फ्रैक्चर टेक्निक ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, मूवमेंट ऑफ प्रोटीन इन हाइब्रिड सेल्स एंड उसके बाद आता है सी ऑप्शन, एम्पीपैथिक नेचर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन। सही आंसर है दोस्तों इसका सभी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका आंसर लगाएंगे डी। क्वेश्चन नंबर 92, द ग्लाइऑक्सीसोम इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर जो ग्लाइऑक्सीसोम प्रेजेंट होता है उसका फंक्शन क्या होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, डिटॉक्सीफाई ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस इन द सेल। सेल के अंदर जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको डिटॉक्सीफाई करना। बी, स्टोर द वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज इन द कार्बोहाइड्रेट। सी, ब्रेक डाउन द फैटी एसिड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ लिपिड्स। एंड डी, कन्वर्ट ग्लाइकोलेट्स इन ग्लाइकोसीन, मतलब ग्लाइकोलेट को ग्लाइकोसीन में कन्वर्ट करना। सही आंसर है दोस्तों इसका सी, ब्रेक डाउन द फैटी एसिड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ऑफ लिपिड्स। जिस समय लिपिड्स का रेस्पिरेशन होता है उस समय ये जो है फैटी एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है ग्लाइऑक्सीसोम। ठीक है, तो सही आंसर रहेगा सी।
क्वेश्चन है 93, ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन द एनर्जी कन्वर्जन आर द, सही आंसर क्या होगा इसका? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, कौन कौन से ऑर्गेनली है जो कि इन्वॉल्व हैं, ठीक है, किसमें? एनर्जी कन्वर्जन में। तो हमारे पास नंबर फर्स्ट ऑप्शन ए है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्जी ऑपरेटस। नो, इनका काम तो आपको पता है सब्सटेंस, जो सेल के लिए नीडेड सब्सटेंस का मैन्युफैक्चर करना। बी न्यूक्लियस एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो। सी न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, यस, क्लोरोप्लास्ट हो सकता है बट न्यूक्लियस नहीं। तो सही आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं, ये दोनों के दोनों एनर्जी कन्वर्जन में यूज़ किए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। और इन दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं जो कि मैंने इन दोनों के थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया हुआ भी है। क्वेश्चन नंबर 94, तो 93 का आंसर हो जाएगा डी। तो 94 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, जिसको हम एम्प्टी डीएनए से भी रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ऐसा डीएनए जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट होता है, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एम्प्टी डीएनए के नाम से प्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। ये बात मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन में बताया हुआ है। तो ए, यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ए कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली 1 काइंड्स ऑफ आरएनए, द माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए ऑल्सो नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसिफिक आरएनए। ये हमारे पास, इनका कहना है कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ओनली 1 काइंड ऑफ आरएनए, ये सिर्फ एक तरह का आरएनए प्रोड्यूस कर सकता है। द माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए इज ऑल्सो नोन एज द माइटोकॉन्ड्रियल स्पेसिफिक आरएनए। बी ऑप्शन है हमारे पास यूनिक इन बोथ प्रोड्यूसिंग माइटोकॉन्ड्रिया, ट्रांसफर आरएनए एंड माइटोकॉन्ड्रियल मैसेंजर आरएनए। एबल टू प्रोड्यूस, सी ऑप्शन है एबल टू प्रोड्यूस 3 क्लासेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, नेमली माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। नहीं, तो इनमें से तीनों ऑप्शंस गलत हैं। ये जो लास्ट का ऑप्शन है, करेक्टराइज बाय द फैक्ट दैट इट प्रोड्यूस इट्स ओन राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए विच इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कोडोन्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। सही आंसर इसका हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 95, यहाँ पर आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली हैज़ कंटिन्यूअस कनेक्शन विथ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर की जो मेम्ब्रेन है, हमने देखा था, इसको आप अलग अलग तरह के कई सारे लेक्चर में, न्यूक्लियस के लेक्चर को भी देखकर आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चंस को, GERL सिस्टम को भी समझ सकते हैं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर में अगर आप देख लें तो वो भी समझ जाएंगे कि इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के से कनेक्ट रहता है, तो कंटिन्यूली कनेक्ट रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसमें लिखा हुआ है हमारे पास 4 ऑप्शन है, गोल्जी ऑपरेटस, लाइसोसोम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही आंसर है इसका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि न्यूक्लियस से कनेक्ट रहता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से, ठीक है, न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन से। सो फाइनली एक बार फिर से रिपीट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली हैज कंटिन्यूअस कनेक्शन विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सही आंसर इसका हो जाएगा सी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको फटाफट नोट करें। गाइज फाइनली हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। इसको ध्यान से पढ़ेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER का फुल फॉर्म स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन द रेटिनल सेल्स आर कॉल्ड एज। रेटिनल सेल्स के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हमारे पास 4 ऑप्शन है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नो, क्योंकि ये तो मसल्स के अंदर जो प्रेजेंट होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसको हम कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बी रेटिनल रेटिकुलम, यस, रेटिनल रेटिकुलम। कई स्टूडेंट ये लगाकर मिस्टेक कर देते हैं, जबकि इसका सही आंसर है मिलॉइड बॉडीज़। मिलॉइड बॉडीज़ बोलते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि रेटिनल सेल्स में होती है उसको हम बोलते हैं मिलॉइड बॉडीज़, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट बी लगाकर आते हैं रेटिनल रेटिकुलम, जो कि गलत हो जाता है उनका, ठीक है। तो डी भी गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका सी। क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रेस्पेक्ट में 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द सेल, यस, बिल्कुल सही है, ये मैं थ्योरेटिकल पोर्शन में कवर करा चुका हूँ। बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट एज ए इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम, यस, जैसा कि हमने देखा था GERL सिस्टम में, पूरा एक तरीके से जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो एक इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्रिएट करता है। सी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, यस, बिल्कुल सही, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है, और क्योंकि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसके ऊपर, ठीक है, उसकी जो ल्यूमेंस होती हैं या मेम्ब्रेन होती है उस पर राइबोसोम अटैच रहते हैं। बट यहाँ पर हम देखें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, तो इस पर राइबोसोम एब्सेंट होता है, तो ये लिपिड का संश्लेषण करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सभी के सभी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तो आप आंसर लगाएंगे डी, ऑल ऑफ दिस।
क्वेश्चन नंबर 98, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज इन्वॉल्वड इन द ज़ेंथोबायोटिक डिटॉक्सिफिकेशन? सही आंसर है दोस्तों इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, करेक्ट। इसको आप अच्छे से लगा दे, इसको नोट कर लें पॉइंट को। क्वेश्चन नंबर 99, प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन अकर इन। प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन, प्रोटीन का ग्लाइकोसाइलेशन क्या कहलाता है? जब प्रोटीन किसी कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल से स्पेसिफिक पार्ट से जब जुड़ता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन प्रोसेस, ठीक है। ग्लाइको यानी ग्लाइकोजन यानी कि कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सही आंसर इसका बी, ल्यूमन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 100, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कई बार नीट में पूछा जा चुका है और सेल डिवीजन के चैप्टर में इसको बता भी चुका हूँ। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेज इन सेल साइकिल, सेल साइकिल के स्टेजेस का करेक्ट सीक्वेंस हमें देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने देखा था G1 फेज, फिर ठीक है, और G1 फेज के बाद आता है S फेज जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फिर G2 फेज और फिर फाइनली M फेज आता है, ठीक है, जिसमें मियोसिस या माइटोसिस होता है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो यहाँ पर G1 लिखा हुआ है, फिर S फेज को, जबकि यहाँ पर S फेज आना चाहिए था तो यहाँ पर G2 कर दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा। पहले S फेज कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। पहले M फेज कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर इसका डी, ठीक है। यहाँ पर कंफ्यूज 2 में स्टूडेंट हो सकते थे, बट यहाँ पर डी जो आंसर इसका सही है। G1 के बाद जो फेज़ है वो डीएनए रेप्लिकेशन का होता है। मैंने आपको बताया था कि एस फेज़ में जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, यानी कि उसके रेप्लिकेशन के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो G1 फेज़ में सभी एंजाइम, सभी जो रॉ मटेरियल होते हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेट करता है। G2 फेज़ में सेल जो है डिवाइड होने के लिए तैयार रहता है और फिर M फेज़ में वो डिवाइड हो जाता है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज फाइनली हमने अपने 100 MCQs सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहिए तो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा।